मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगले 3 माह भी हम अमेरिका में ही रहे थे, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी कई मराहिल बकाया थे। और फिर एक दिन डॉक्टरों ने हमें वापसी की इजाजत दे दी। पलवशे अब बड़ी हद तक ठीक ठाक थी। अब उसे किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं थी। डॉक्टरों ने साल भर के लिए उसे वजन उठाने, भागने दौड़ने और मुशक्कत करने वाले कामों से मना किया था। उनके मुताबिक अगले चंद माह में पलवशा ने बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाना था और उसके बाद उसे किसी परहेज की जरूरत नहीं थी। रात के खाने पर जेनी मुझे उदास नजर आई। मैंने खुलूसे दिल से मियाँ बीवी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनका वो एहसास भुलाए जाने के काबिल नहीं है। पॉल संजीदगी से बोला, अगर मेरा जरा सा भी एहसान समझते हो तो इसका बदला चुकाते हुए जाना। मैंने पूछा कैसे? हर वक्त मजाक करने वाले पॉल का संजीदा लहजा मुझे काफी अजीब लगा था। बोला, एक तो जेनी को कह दो कि अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर तुम्हारी तस्वीर हटाकर मेरी तस्वीर लगा दे। दूसरा, मुझे एक बेबी चाहिए, जबकि मोहतरमा ने 5 साल बाद की तारीख दे रखी है। तीसरा, ये दोस्तों की महफिल में तुम्हारी तारीफ नहीं करेगी। चौथा, नौकरी छोड़कर मेरी कंपनी ज्वाइन करेगी। और आखिरी, इसके बाद मुझे तलाक देने की धमकी नहीं देगी। उसने संजीदा लहजे में फुलझड़ियां छोड़ी। पलवशे के मुंह से कह कहे उबल पड़े थे, जबकि जेनी पॉल को गुस्से से घूर रही थी। ये देखो, जेनी ने अपना मोबाइल फोन मेरी जानिब बढ़ाया, जिस पर पॉल की मुस्कुराती हुई तस्वीर नजर आ रही थी। मैंने मोबाइल फोन की स्क्रीन पॉल की जानिब सीधी की। ये क्या है ब्रदर? वो फौरन बोला, यकीनन इसने अभी लगाई है। मैंने कहा, चलें, एक बात तो पूरी हो गई ना। बोला, हाँ, मगर ये ना हो कि उधर तुम लोग जहाज में बैठो और इधर मेरी तस्वीर भाप की तरह स्क्रीन से उड़ जाए। मैं जेनी को मुखातिब हुआ, जी, नौकरी वाली बात तो तुम जरूर मानोगी। जेनी ने मुंह बनाया, मैं कर्नल बनने वाली हूँ। पॉल फौरन बोला, जितनी तनख्वाह आर्मी से लेती है उससे दुगनी दूंगा। पॉल खुद बहुत बड़े बिजनेस का मालिक था। उसके बावजूद वो मुझे घर में अक्सर खुद काम करता नजर आता। गैर मुतवक्के तौर पर जेनी ने हामी भर ली। फौरन बोली, ठीक है। पॉल ने नारा बुलंद किया, हुर्रे। मैंने कहा, मेरा ख्याल है काफी हो गया। पॉल जल्दी से बोला, बेबी वाली बात। उसे कड़े तेवरों से घूरते हुए जेनी मुझे मुखातिब हुई, वैसे तुम्हारे मजहब में एक मर्द 4 शादियां कर सकता है और तुमने सिर्फ 2 की हैं। ये कहते ही वो पलवशे को बोली, क्या ख्याल है पलवशा, मुझे बर्दाश्त कर लोगी? पलवशा मुस्कुराई, अब तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पॉल फौरन ही पलवशा को मुखातिब हुआ, देखो छोटी लड़की, काला हो या गोरा, भाई भाई होता है। जेनी अचानक हथियार डालते हुए बोली, अच्छा, सारी शर्तें मंजूर हैं, अगर जी और पलवशा हमारे साथ 1 हफ्ता और गुजार लें। एकदम मुझे महसूस हुआ कि वो तमाम मंसूबा उन्होंने हमें चंद रोज रोकने के लिए बनाया था। और पॉल ये जानते हुए भी कि जेनी मुझसे मोहब्बत करती है, इस मंसूबे में बीवी का हामी था। मैंने पलवशा की जानिब देखा। उसे घर जाने की बहुत जल्दी थी, मगर जेनी की ख्वाहिश को नहीं ठुकरा सकी थी। मुंह बसूरते हुए बोली, आपने मुझे अमेरिका तो घुमाया ही नहीं। जेनी ने उसे बेसाख्ता बाहों में भर लिया। पहला वशा जिंदाबाद। अगला हफ्ता भी हमने उन मुखलिस मियाँ बीवी के साथ गुजारा। हमारे वापसी के टिकट भी उन्होंने कराए थे और एक दिन हम तहाइफ से लदे फदे घर वापस लौटे। पलवशा को अपने पांव पर चलते देखकर तमाम के चेहरे खुशी से गुलनार हो गए थे। वापस आकर मैंने चंद दिन घर गुजारना जरूरी समझे थे, क्योंकि रोमा मुझे खुशखबरी सुनाने वाली थी। उन्हीं दिनों गुलगारे की कॉल मुझे मौसूल हुई थी। पलवशा के बारे में जानकर वो खुशी से खिल उठी। उसे अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से नवाजा था, जिसका नाम उसने पलवशा रखा था। मैं पलवशा को उसके बारे में भी बता चुका था। पलवशा से कॉल पर बात करके गुलगारे ने फौरन ही उसे घर आने की दावत दी। अमेरिका से वापसी के 1 हफ्ते बाद मुझे अल्लाह पाक ने बेटे की नेमत से नवाजा, जिसका नाम पलवशा ने अब्दुल्लाह रखा था। उसकी माँ से ज्यादा पलवशा खुश थी। वो सिर्फ दूध पीने के लिए ही माँ के पास जाता, वरना हर वक्त पलवशा ने उसे उठाया होता। पलवशा के रुखसारों की सुर्खी लौट आई थी। उसका शादाब जिस्म पहले से भी ज्यादा सेहतमंद हो गया था और लंबे बाल तो गोया हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसके जुल्फों के सभी असीर हुए। इस शेर के मिस्दाक सब पर अपना जादू चलाते रहते थे। उसे अब तक बालों की चुटिया बनानी नहीं आती थी। ये काम रोमा को ही करना पड़ता था। वो उसके बालों में कंघी करके परांदा बांध देती। एक दिन मैंने पलवशा के सामने ही रोमा को कहा, तुम नौकर तो नहीं हो कि हर वक्त उसकी खिदमत करती रहती हो। अब ये बच्ची नहीं है, इसे खुद भी अपने बाल बनाने चाहिए। पलवशे बेपरवाही से बोली, तो क्या, मैं सर पर उस तरह फिरवा लूंगी। रोमा उसे साथ लिपटाते हुए बोली, मेरी गुड़िया को जरूरत ही क्या है अपना काम करने की, इसकी बाजी मौजूद है ना। रोमाना को तमाम रोमी कहते, सिर्फ मैं उसे रोमा कहता और वो भी मेरी नकल में खुद को रोमा ही कहती। पलवशे ने जबान निकालकर मुझे चिढ़ाया, सुन लिया, और मैं कान दबाकर खामोश हो गया। सरदार और मरियम भाभी यानी लीजोना भी अब्दुल्लाह की पैदाइश पर मेरे घर आए थे। मरियम अभी अच्छी खासी उर्दू बोल लेती थी और पश्तो भी सीख गई थी। मेरे पूछने पर वो हंसते हुए बोली, जीशान भाई, पश्तो और उर्दू इसलिए सीखना पड़ी कि सरदार की अंग्रेजी अब भी वैसी है। सरदार के बेटे सुल्तान खान ने अम्मा अब्बा कहना सीख लिया था। वो मरियम से बहुत ज्यादा मानूस था, बल्कि ऐसे जैसे वो उसकी सगी माँ ही तो हो। उसी रात रोमा मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कह रही थी, एक बात मानेंगे? मैंने कहा, पहले कभी ना की है।
वो लजाजत से बोली, एक कार खरीद लो। मैंने कहा, सच सच बताओ, ये तुम्हें किसने कहा है? मैंने नजरें उसके चेहरे पर गाड़ दी। वो साफ गोई से बोली, पलवश्य कह रही थी। मैंने कहा, तो वो खुद कहे ना। वो बोली, उससे शर्म आ रही है। कह रही थी कि पहले ही उसके इलाज पर इतना खर्चा आ गया है, कार का सुनकर आप खफा ना हो जाएं। मैंने कहा, और उसकी रोमा बाजी ने कहा होगा कि वो फिक्र न करे, रोमा उसे कार खरीद कर जरूर देगी। बोली, हाँ कहा है। तो वो एकदम बिगड़ गई। मैं फौरन हार मानते हुए बोला, ठीक है भाई, ले लेते हैं, लड़ती क्यों हो? वो बोली, अगर आप नहीं लेकर देंगे तो मैं अब्बू जान से बात कर लूंगी। वो दोनों मेरे वालिद को अब्बू जान ही कहती। मैंने कहा तो है कि ले दूंगा। मुंह बनाते हुए बोली, झूठा अजनबी, और मेरे कंधे पर सरक दिया। दूसरे दिन मैंने अकेले में पलवश्य को कान से पकड़ा। रोमा की कुछ होती सोती, मुझे क्यों नहीं कहा कार के बारे में? वो शरारती लहजे में बोली, आपको कहा तो था, भूल गए होगे शायद। वो बोला, भूला नहीं था, बस मौका ही नहीं मिल सका। उसने मुंह बनाया, बस रहने दें। मैंने कहा, मुझ पर एतबार नहीं है। बोली, अपनी जान से ज्यादा एतबार है। बोली, जानती हूँ इस दुनिया में मुझसे बढ़कर आपको कोई अजीज नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ रोमी बाजी को इस घर में मुझसे ज्यादा अहमियत मिले। वो जितनी अच्छी हैं, जितनी मुखलिस हैं, अगर कभी उनके दिल में जरा सा भी मलूल आ गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए उन्हें कहा है कि आपसे बात करें, वरना राजू और मेरी कोई बात टाले, ये भला कैसे मुमकिन है? मैंने उसे चिढ़ाया, बड़ा प्यार करती हो अपनी रोमी बाजी से। बोली, वो हैं ही इस काबिल के उन्हें चाहा जाए। वो अम्मी जान से ज्यादा मेरा ख्याल रखती हैं। उन्हें देखकर लगता है कि सबू गुमाए बाजी अब तक जिंदा हैं। मैंने कहा, अच्छा, कल मैं वापस जा रहा हूँ। वो लजाजत से बोली, आप नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते, यहीं पर कोई कारोबार शुरू कर दें? मैंने कहा, जानती हो मेरी तरबियत पर पाक आर्मी ने कितना खर्चा किया है, और फिर अगर सारे मर्द ही वतन की हिफाजत को छोड़कर अपनी प्यारी प्यारी बीवियों की आगोश में लेट जाएं, तो एक दिन उनकी बीवियां दुश्मनों के बच्चे पैदा कर रही होंगी। वो नादिम लहजे में बोली, मेरा ये मतलब नहीं था राजू, मैं तो बस आपसे दूर रहने का सोच कर घबरा रही हूँ। मैं फलसफियाना लहजे में बोला, ये घबराहट वतन की हर रखवाले की माँ, बहन, बेटी और बीवी की किस्मत में होती है। बोली, अच्छा, एक दिन और ठहर जाएं। उस हट धर्म ने आसान सी शर्त पेश की जो मैंने मान ली। अगले दिन मैं रोमा और पलवश्य को साथ लेकर शोरूम में पहुंचा और उनकी पसंद की कार खरीदी। शहर से वापस आते हुए मैं उवैस की कार में था, जबकि वो दोनों नई कार में लौटी थी जिसे पलवश्य ड्राइव कर रही थी। एक बार पलवश्य ने कहा था कि वो अपनी कार चलाना चाहती है, और आज उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। अब्दुल्लाह की पैदाइश के एक हफ्ते बाद मैं कई खुशखबरियों के साथ यूनिट वापस लौटा। तसव्वुर साहब, उस्ताद फैयाज, इलियास, शहजाद वगैरह ने मुझे मोहब्बत से खुशामदीद कहा। सरदार अभी तक छुट्टी पर था। यूनिट में हफ्ता भर गुजारने के बाद एक दिन कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे अपने दफ्तर में तलब किया। जीशान, कैसे हो? मुझे बैठने का इशारा करते हुए वो मेरा हाल पूछने लगे। मैं इत्मीनान भरे लहजे में बोला, बिल्कुल ठीक हूँ सर। उसने मज़ाहिया अंदाज में कहा, कुछ ओहदेदारान कह रहे हैं कि तवील छुट्टी ने तुम्हारी सलाहियतों को जंग लगा दिया है। मैं एतमाद से बोला, आप कल टेस्ट लेकर जांच लें सर। वो बोले, आज सरदार खान भी छुट्टी से वापस आ रहा है। मुझे लगा वो मौजू तब्दील कर रहे हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया, जी सर। वो मानी खेज लहजे में बोले, यकीनन तुम अपने साथ उसी को ले जाना चाहोगे। मैंने हैरानी जाहिर की, मैं समझा नहीं सर। उन्होंने इत्मीनान भरे अंदाज में वजाहत की, सुना है अफगान बॉर्डर पर बाढ़ लगाने वाली यूनिटों को दहशतगर्दों के स्नाइपर्स का बहुत खतरा है, खासकर इंडियन स्नाइपर्स दहशतगर्दों का हरावल बने हुए हैं। मेरे लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और मेरे दाएं कंधे में खुजली होने लगी। यकीनन रेंज मास्टर के बट का जाना पहचाना लम्स मेरे कंधों को याद कर रहा था। मैंने बेसाख्ता पूछा, कब जाना होगा सर? वसीम साहब बोले, परसों। मैंने नफी में सर हिलाया, कल का दिन हम रास्ते में गुजारना पसंद करेंगे। वसीम साहब ने कहकहा लगाया, इसका मतलब है कि ओहदेदारान के अंदेशे गलत हैं। उनकी मुस्कुराहट को इजाजत पर महमूल जानते हुए मैंने कहा, शुक्रिया सर, हमने काफी आराम कर लिया था और मादरे वतन हमें दोबारा अपनी खिदमत के लिए बुला रही थी। यकीनन इस मिट्टी का हम पर बहुत ज्यादा कर्ज है, और जब तक मेरी जान में खून का एक कतरा बाकी है, मैं इस फर्ज से आंखें नहीं चुरा सकता। ए वतन, तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि कहानी कभी खत्म नहीं होती, हमेशा जारी रहती है। शायद फिर कभी आप लोगों के सामने इसके बाद के वाकयात सुनाने का मौका मिले। ये भी मुमकिन है कि जिंदगी मौका न दे, लेकिन मेरे आपके खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मौत अटल हकीकत है। अलबत्ता इस अर्ज़ वतन को क़यामत की सुबह तक यूं ही कायम व दायम रहना है, और ये तभी मुमकिन होगा जब हम में मादरे वतन पर कुर्बान होने का जज्बा और हौसला मौजूद रहे। जाते हुए अपने वतन की खिदमत में एक नज्म पेश करते चले। ऐ मेरे देश मेरी ज़मीं मेरी माँ, तूने बख्शी मुझे जुर्रतों की ज़बां, मैंने महसूस करके बुलंद और पस्त जो लिखा है किया नज़र 14 अगस्त। तेरे ख्वाबे गुज़श्ता की ताबीर है, ये कलम की नहीं खून की तहरीर है। तेरी धरती में वो ज़ौ थी मेरे वतन, जिस तरह एक हसीना का रोशन बदन, जिस तरह 14वीं का कोई चांद हो, जिसके आगे ये हुस्ने जहां मांद हो। फिर तुलुए कमर से जरा पेशतर आसमां पर जो पड़ती है मेरी नजर, देखता हूँ शफक रंग में 4 सू, और उसमें छलकता हुआ वो लहू, जिसकी है इन चरागों में जलने की बू।
जिससे कायम है तेरी मेरी आबरू। खून वो तेरे बेटों का है मेरी माँ, जिनके होंठों पे जमती रही पपड़ियाँ। तेरी चादर की खातिर जो लड़ते रहे, वो जो हंसते हुए सूली चढ़ते रहे। जब तेरे जिस्म पर चश्मे दुश्मन पड़ी, सरहदों पर तेरी जब लड़ाई छिड़ी। वो जो आगे बढ़े बढ़ के गिरते रहे, खाक और खून से फिर उभरते रहे। वो मेरे भाई थे और तेरे बेटे थे, जो कि टैंकों के खुद सामने लेटे थे। बम को सीनों से ऐसे लगाया था माँ, जिस तरह मस्जिदों में सजा हो कुरान। वक्त आगे बढ़ा और ये पीछे हटे, एक नई सोच में तेरे बेटे ढले। इस नई सोच ने इनको सिखला दिया, जिंदा रहने का गुर्रिक बतला दिया। फिर 71 में माँ कुछ हुए मार के, तेरे बेटे खुद आपस में ही लड़ पड़े। इन पे जो कर्ज था सब अदा कर दिया, काट कर तेरा बाजू जुदा कर दिया। तू बता तूने क्यों चुप सी साधी है माँ, पिछले कितने बरस से तू आधी है माँ। अपने बेटों से माँ तू कलम छीन ले, इनके हाथों में खुद कोई शमशीर दे। तेरे जिस्म को आज ये पूरा करें, खुद को यह काट कर ये अधूरा करें। तो दोस्तों, ये थी स्नाइपर सीरीज, जो कि रियाज आकिब साहब के कलम से लिखी गई है और हमारे चैनल के तवस्सुत से इसे आपकी खिदमत में पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी। आप सब लोगों की बेपनाह मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस सीरीज को इतना पसंद किया। उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहेंगे और हमें सपोर्ट करते रहेंगे। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और जो लोग भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए, ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो फौरन मिल सके। आप सबसे अगली किसी सीरीज में मुलाकात होगी। अपना और अपने वतन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।